फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो BNS 042 है उसका ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट थर्ड एज अ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप प्लीज़ जो थ्योरी बेस्ड पोर्सन है 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको पढ़ना है वो पढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए डेली जो एज अ थ्योरी प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि थ्योरी में आपके लिए पूरी नर्सिंग का निचोड़ है। टोटल 92 यूनिट है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसी मंथ में, इस मई में, जो पूरे 92 यूनिट है वो एज एन MCQ एज एन थ्योरी सभी आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ऐप मैं लॉन्च करने वाली हूँ विद इन 1 और 2 डेज़ में, जिसमें आपको मैंने अभी तक जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, हो सकेगा उनमें जितने भी PDF बेस्ड रहे जो डेटा है मेरे पास वो आपको सभी उसमें मिलेगा। और साथ ही साथ CHO का जितना भी जो भी डेटा रहेगा एज एन सिलेबस, और जो BNS के तीनों मॉड्यूल हैं, तीनों मॉड्यूल का हर एक ब्लॉक, MCQ और किस टाइप के मॉडल पेपर रहेंगे, वो सभी आपको 2 से 3 दिन में मैं एक ऐप लॉन्च करने वाली हूँ। उसमें आपको सभी डेटा मिल जाएगा। आई होप गाइज ये आपको उसमें जो पूरा PDF मटेरियल रहेगा वो आपकी एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प करेगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह BNS 042 का ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट नंबर थर्ड। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना है जो कॉमन कंडीशन होती है, स्पेशली हार्ट, यूरिनरी सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर को लेके, कि कौन कौन से जो नॉर्मल ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं कम्युनिटी में और कौन कौन सी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो सभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक बस पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी है, उनके लिए 4 साल में आपने जो BSc नर्सिंग में पूरा पढ़ा है वो पूरा निचोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कीर्ति। तो आप लोग मेरे GK के चैनल को भी चाहें तो देख सकते हैं। तो हम हार्ट और यूरिनरी सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर में सबसे पहले हमें हार्ट की जो बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। इस सिलेबस है इस यूनिट का स्ट्रक्चर के अंदर जो दिया हुआ इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, फिर आती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। आपको हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हार्ट डिसीज़ को लेके, क्या कॉमन कंडीशन हो सकती हैं हार्ट को लेके, क्या साइन सिम्टम है, और क्या एज अ हेल्थ वर्कर आपका रोल रहेगा हार्ट डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, और किस कंडीशन में आप उस पेशेंट को रेफ़र करेंगे। और दूसरा है कि जो पेशेंट ऑलरेडी हार्ट डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। फिर 3.3 पॉइंट में ब्लड डिसऑर्डर, कौन कौन से कॉमन ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मैनेज कैसे करेंगे, काउंसलिंग क्या रहेगी। एंड थर्ड वन इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस जो UTI बस यहाँ पर बताया गया है कि UTI के पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं, चिल्ड्रंस में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रहेगा जो मॉडल आंसर, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और मैं भी आपको पूरी कोशिश करूँगी प्रोवाइड कराने की है शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि थ्योरी बेस्ड भी आपका एग्जाम होगा। तो मॉडल आंसर यहाँ पर वो क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपको, जिसमें आपके लिए जो थ्योरी वाले एग्ज़ाम हो कंडक्ट होंगे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। आपके 2 पेपर होते हैं। तो किसी किसी स्टेट में MCQ बेस्ड पेपर आता है, किसी किसी स्टेट में आ रहा है कि थ्योरी बेस्ड पेपर आ रहा है। तो ये मॉडल आंसर उनके लिए हेल्पफुल होंगे जिनका थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। MCQ में आपके लिए प्रोवाइड करा ही रही हूँ सेपरेट वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम तो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं, यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उनको कभी कभी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और जनरली जो हार्ट में जो भी कंडीशन होती हैं वो या तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हों उसमें, या फिर हार्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो। दूसरी है यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी सेल्स होती हैं ब्लड में, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो एरिथ्रोसाइट और RBC हैं जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स मीन वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स मीन थ्रोम्बोसाइट। और जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इनसे होने वाले जो भी डिसऑर्डर हैं यहाँ पर वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। और UTI में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इनमें क्या क्या असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की कंडीशन हो सकती है, और कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, सभी पढ़ेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हमें जो हार्ट डिसीज़ है वो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हार्ट डिसीज़ हैं जो हो सकती हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए हार्ट की, कि हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन है,
जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होगा, जो 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है जनरली हार्ट। और इसका वेट है जो अप्रॉक्सीमेट 300 ग्राम होता है। और जो फिस्ट जो हमारी जो मुट्ठी बांधते हैं, फिस्ट साइज का हार्ट होता है जनरली। तो यहाँ पर आपको फिस्ट याद नहीं है तो मुट्ठी भी आप याद रख सकते हैं। और हार्ट के जो बेसिक चैम्बर हैं, इनको 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। 4 चैम्बर्स में 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स। पंपिंग एक्शन क्या है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टोल। ये सभी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रेस्टिंग एडल्ट हार्ट कितनी बार धड़केगा ये भी पता होना चाहिए, 60 से 80 टाइम्स पर मिनट में। और हार्ट के लिए कौन सी ब्लड जो आर्टरी है सप्लाई करती है ब्लड की, वो है कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाई रिस्क फैक्टर क्या है हार्ट डिसीज के लिए। तो यहाँ पर 2 टाइप रिस्क फैक्टर होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल जिनको चेंज किया जा सकता है, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स किसी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक रहा हो, स्ट्रोक रहा हो अर्ली एज में, इथनेसिटी और प्रीवियस हार्ट अटैक। तो इन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल है। और दूसरी होती है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मीन्स हम जिनको चेंज कर सकते। ओबेसिटी है तो हम इसको एज एन एक्सरसाइज जिम जाके कम कर सकते हैं। अनहेल्दी डाइट, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, यदि आपने हाई फैट डाइट, हाई फैट है ब्लड में, डायबिटीज़ की कंडीशन है, टोबैको यूज़, हाई अल्कोहल इंटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस। और कुछ मेडिसिन के कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे भी ज़्यादा स्ट्रेस लेना या फिर बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड या फिर आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके हार्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये होगा रिस्क फैक्टर, क्योंकि रिस्क फैक्टर से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें एज किस तरीके से अफेक्ट करेगी हार्ट डिसीज़ के लिए, नॉन मॉडिफाइबल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो नॉन मॉडिफ रिस्क इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द एज मीन्स जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेक्स, तो एडल्ट जो मेल है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट डिसीज होने के कंपैरिजन टू फीमेल। बट लेटर एज रिस्क इक्वल दोनों सेक्स में, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो दोनों में मेल और फीमेल में है जो कॉमन हो सकता है, इक्वल हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स है जो हार्ट डिसीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरली आपकी डाइटरी पैटर्न सेम रहा हो तो। ओबेसिटी मीन्स ज़्यादा आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है ये ज़्यादा रहे तब भी, या फिर आप ओवरवेट हैं तब भी आपके लिए ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाई ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज़ की कंडीशन 2 से 3 गुना ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है जनरली, जिनका नॉर्मल ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, वो कंडीशन किस में जाती है, डायबिटीज़ में। तो इनसे भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं हार्ट डिसीज़ डेवलप होने के। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, यदि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg इससे ज़्यादा हो तब भी और ज़्यादा हार्ट डिसीज़ डेवलप हो सकती हैं। अनहेल्दी डाइट मीन्स कुछ भी हम उल्टा सीधा खा रहे हो। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका कि मोर देन 5 ग्राम पर डे यदि आप सॉल्ट इंटेक करते हैं तो ये भी आपके हार्ट के लिए हेल्थी नहीं रहेगा। एल्कोहल यूज़, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो ये सभी क्या हो गए, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हार्ट डिसीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम और कॉमन डिसीज़ क्या रहेंगी, तो कॉमन है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरिथमिया। तो हार्ट अटैक में क्या कंडीशंस रहेंगी, तो हार्ट अटैक के लिए और किस नाम से जाना जाता है, भी एग्जाम में आता है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये बहुत ही लीडिंग कॉज है, किलर है किसके लिए, मैन वुमेन दोनों में। स्पेशली हमारी इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेथ है जनरली हार्ट अटैक के कारण होती हैं। हार्ट अटैक है क्या, जब ब्लड की सप्लाई जो हार्ट के किसी भी पार्ट में कम हो जाए या फिर स्टॉप हो जाए तो ये कंडीशन क्या क्रिएट करती है, हार्ट अटैक। मीन्स हमारा हार्ट है जो ब्लड वेसल है जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज हैं वो जनरली ब्लड की सप्लाई बंद कर दें या फिर स्टॉप हो जाएं। तो ये कंडीशन क्यों होगी, या तो फिर किसी भी तरीके का प्लॉक फार्मेशन होगा कोरोनरी आर्टरी में, इसके कारण ब्लड फ्लो कम होगा या फिर स्लो होगा, या फिर किसी भी तरीके से ब्लॉकेज हुआ हो आर्टरीज में, इसके कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। इसका जो नो नोन कॉज है मीन्स किसी भी तरीके का कारण पता नहीं हो सकता कि हार्ट अटैक हमें क्यों हुआ है, लेकिन इसमें सडनली सीवियर चेस्ट पेन होगा,
और जनरली चेस्ट पेन के साथ साथ इसमें डल एक्टिंग, चोकिंग की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, क्रैम्पिंग, स्टेबिंग टाइप ऑफ पेन, प्रेशर, जस्ट डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पर जो मेन सिम्टम है इसका वो क्या है, जैसे डायबिटीज़ रहती है उसी तरीके से साइलेंट किलर इसको भी माना गया है हार्ट अटैक को। तो इसमें आपको सडनली जो सीवियर पेन, चेस्ट पेन स्टार्ट होगा, तो इस कंडीशन में, और जो पेन है हार्ट अटैक का एक मेन फीचर है इसका, जो चेस्ट पेन होगा रेडिएट होगा, मीन्स जॉ से, हमारे जबड़े से लेके नीचे की तरफ, नेक, आर्म और शोल्डर और बैक की तरफ रेडिएट होगा ये पेन। और इसमें जैसे जैसे पेन बढ़ेगा हमारे लिए तो हार्ट रेट बढ़ेगी, ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, पाल्पिटेशन की कंडीशन होगी, और जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और एंजाइना क्या है, एक तरीके का चेस्ट पेन ही है। तो एंजाइना में जो चेस्ट पेन की कंडीशन है इसमें क्या सिम्टम होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पाल्पिटेशन, फीलिंग वीक। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो बेसिक चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 साल इसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या लेंगे, यदि आपके CHO, एज अ CHO आपकी पोस्टिंग हुई है सब सेंटर में या फिर वेलनेस केयर क्लिनिक में, तो आप जो इम्पोर्टेंट इमीडिएट मैनेजमेंट क्या लेंगे, तो आपको डॉक्टर का वेट भी नहीं करना है, और वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है यदि वहाँ पर, तो उसके लिए पेशेंट को सबसे पहले आपको हार्ट अटैक की कंडीशन आपको लग रही है कि पॉसिबल हो सकता है, तो आपको 300 mg की एस्पिरिन देना है बाई माउथ यदि अवेलेबल है, और उसको सीधा है जो हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करना है। यदि इक्विप्ड एम्बुलेंस है तो उसमें आपको ऑक्सीजन मास्क मिलेगा, और आपके लिए व्हील चेयर प्रेफर करना है, पेशेंट को वॉक करा के बिल्कुल भी नहीं भेजना है कि आप एम्बुलेंस तक वॉक करके जाइए, इससे और ज़्यादा जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। और यदि आपके पास सॉर्बिट्रेट मेडिसिन है तो आप उसको सबलिंगुअली प्रोवाइड करा सकते हैं, और एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हार्ट अटैक को, तो हिस्ट्री के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ECG के थ्रू, और कुछ टेस्ट होते हैं जो मार्कर्स फॉर डैमेज, जो जनरली एंजाइना पेक्टोरिस और MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए मार्कर्स टेस्ट किए जाते हैं, उनसे आप एक्यूरेट जो पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक की कंडीशन है या नहीं। ट्रीटमेंट के लिए तो आप इसके लिए क्लॉट यदि फॉर्मेशन हो तो डिजॉल्व क्लॉट्स के लिए पेन किलर, ऑक्सीजन, ये सभी मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होगा, जो हार्ट अटैक पड़ा हमने उसमें क्या है, जो ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी हार्ट के लिए। हार्ट फेलियर में क्या होगा कि जो हार्ट है पंप कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो गए, बंद कर देगा, सडनली स्टॉप कर देगा। ये देखिए यहाँ पर, हार्ट फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड एफिशिएंटली टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा हार्ट है ब्लड की सप्लाई को, ब्लड पंप, हार्ट पंप करना बंद कर देगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई है वो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। तो वार्निंग साइन क्या है हार्ट फेलियर के लिए, ब्रीथलेसनेस और एक्सर्शन, स्वेलिंग इन फीट, एंकल एंड लेग्स, इंक्रीज स्वेलिंग रहेगी, पाल्पिटेशन, अपनी खुद की हार्ट बीट आप सुन सकते हैं, एब्डोमेन में पेन रहेगा, इजी फैटिगेबिलिटी, कन्फ्यूजन, और ब्लड इन द कफ। ये मेन सिम्टम्स माने जा सकते हैं हार्ट फेलियर के लिए। और वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए 1 kg या फिर 2-2.5 kg पर वीक के हिसाब से। तो कंफर्मेशन कैसे किया जा सकता है कि हार्ट फेलियर की कंडीशन है या नहीं, तो आप उसकी जो हिस्ट्री कलेक्ट करके, फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। थर्ड है जो कम्युनिटी में होने वाली प्रॉब्लम है अर्थमिया और रेगुलरिटी ऑफ रिदम। जो हार्ट रिदम है उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस होना या फिर प्रॉब्लम्स होना रेट और रिदम में हार्ट बीट की, वो कंडीशन क्या कहलाती है, अर्थमिया। इस कंडीशन के सिम्टम्स क्या हैं, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो मेंस जो बेसिक सिम्टम है वो सभी कॉमन होते हैं इनमें। तो नेक्स्ट है इसमें, जो आप यदि मैनेजमेंट की बात की जाए तो रिदम और हार्ट बीट और पल्स रेट आप चेक करना चाहिए आपके लिए। आप डॉक्टर को कब बुलाएंगे, तो जनरली जो एक ये सब कंडीशन होती हैं इनमें आपके लिए जो
आप सब सेंटर में यदि आपकी ड्यूटी है तो आपके लिए वहाँ पर ना तो पूरी मेडिसिन रहेंगी, तो आपको उन पेशेंट्स के लिए, चाहे वो अरिथमिया के हो, हार्ट फेलियर के हो या फिर हार्ट अटैक के, उनको आपके लिए तुरंत रेफरल सर्विस है जो प्रोवाइड करानी होगी। हाइपरटेंशन को आप मैनेज कर सकते हैं, बट यदि ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट होती है तो इसमें भी आप पेशेंट को रेफरल ही बेस्ट मानेंगे। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों डिसीज़ को है जो साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड प्रेशर आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। प्रिपरेशन, और यदि आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5 पॉइंट। तो आपके लिए ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। डू नॉट ब्लड प्रेशर इमीडिएटली एज पर्सन कम्स टू फॉर बीपी मेजरमेंट। यदि पर्सन है जो आपके पास आए तो तुरंत आप उसका बीपी चेक नहीं करना, आपको थोड़ी देर उसको बैठने देना है, ताकि जो ब्लड प्रेशर 20 से 30 मिनट तक, कभी कभी यदि कोई पेशेंट क्लाइंबिंग करके, रनिंग वॉक करके आए, तब उसको थोड़ी देर सेटल डाउन होने के लिए बैठने देना, उसके बाद ही चेक करना है। यदि कोई पर्सन ने कॉफ़ी पी हो, चाय पी हो या फिर स्मोकिंग की हो, तो उस टाइम पे भी आपको ब्लड प्रेशर तुरंत चेक नहीं करना है, वेट करना है 20 से 30 मिनट तक। पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है ब्लड प्रेशर चेक करने के पहले, एक्सप्लेन करना है ब्लड प्रेशर कैसे चेक होगा कि ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, और जिस साइड में इंजरी है वहाँ पर आर्म में या फिर पोस्ट मैसेक्टोमी हुई हो, एबी फिस्टुला हो, डायलिसिस के थ्रू बनाया गया हो, तो उस साइड पे आपको बीपी चेक नहीं करना है। जो ब्लड प्रेशर एपरेटस है, जो कफ है, उसको चेक करना है। तो यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट है। और 0 तक मार्किंग होनी, जो 0 MFG मार्किंग है उसको चेक करना है। फिर मेजरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप करना है आपके लिए, और आपका एज अ हेल्थ केयर वर्कर क्या क्या रोल रहेंगे, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पहले उस पेशेंट की फैमिली से डिस्कस करना है, जो हार्ट डिसीज़, यहाँ पर पूरी हार्ट डिसीज़ की बात कर रहे हैं हम। तो पेशेंट की फैमिली से डिस्कस करना है कि आपके यहाँ किसी और फैमिली मेम्बर को तो ये प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट डिसीज़ है, तो आप उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करानी है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, और लिविंग हेल्दी स्टाइल कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, और जहाँ पर आप काम करते हैं वर्क प्लेस कैसा है, सभी चीज़ें आपको बतानी है। और आइडल वेट के लिए इनकरेज करना है कि आप टोबैको, एल्कोहल कुछ भी ऐसा लेते हैं तो उसको डिसकंटिन्यू कीजिए। ये सभी चीज़ें आपको उस पेशेंट और फैमिली के लिए बतानी है। और यदि कोई पेशेंट पहले से ही हार्ट डिसीज़ है, उसको ये भी सुन लीजिए, तो आपके लिए उस पेशेंट के लिए एज अ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ CHO, आपके लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स उसको इनकरेज करना है कि आप इस प्रॉब्लम से है जो बाहर आ सकते हैं। बस आपको अपनी जो डेली रूटीन है, डेली आपकी एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटीज़ को चेक करना है, आपको अपना रूटीनली चेकअप करवाना है, ब्लड शुगर और सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर क्या क्या है बताना है, सिम्टम्स क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। जनरली ब्लड किससे मिलके बना हो, तो सेल्स और प्लाज्मा से। तो 60% जो पार्ट है ब्लड का वो क्या है, सेल्स, बाकी का है जो प्लाज्मा। तो सेल्स में कौन कौन सी आती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो ब्लड है जो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना है, जैसे कि वाटर, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, अदर क्लॉटिंग फैक्टर, इन सबसे मिलके बना है। और जो प्राइमरी साइट क्या है ब्लड फॉर्मेशन की, वो है बोन मैरो। तो बोन मैरो में किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है, सेल्स में किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है, तो कंडीशन क्या क्रिएट करेंगी, किसी भी टाइप का ब्लड डिसऑर्डर। चलिए हम देखते हैं कि कॉमन ब्लड डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एनीमिया। तो एनीमिया जनरली 3 टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स है एनीमिया के। न्यूट्रिशनल मीन्स कुछ डाइट में प्रॉब्लम उसके कारण, दूसरा है हीमोलाइटिक, और तीसरा है ब्लड लॉस, किसी भी तरीके की इंजरी के कारण यदि एनीमिया हुआ हो। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया में कौन कौन से एनीमिया आएंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यदि हमारी डाइट में आयरन की कमी हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया, इम्यून सिस्टम से रिलेट करता हुआ एनीमिया है। तो सेकेंड इज हीमोलाइटिक एनीमिया में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया आएगा। ब्लड लॉस एनीमिया में क्या क्या आएगा, ड्यू लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यदि किसी भी कंडीशन के कारण ब्लड की वॉल्यूम में जो कमी आई हो, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ सेल्स, पॉलीसाइथेमिया वीरा, ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है,
ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, वॉन विलब्रेंड्स डिसीज और हीमोफीलिया। तो एक कॉमन एनीमिया हो गए या फिर एक कह सकते हैं ब्लड डिसऑर्डर हो गए। तो एनीमिया में क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगा इनका नंबर, और बाय डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, एनीमिया। तो एनीमिया भी बहुत टाइप के यहाँ पर बता चुकी हूँ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो न्यूट्रिशनल, यदि हमारी डाइट में आयरन की कमी हो या फिर किसी भी तरीके से फॉलेट डेफिशिएंसी हुई हो, तो एक इसमें आएंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और जनरली जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। माइल्ड केस में फैटिगेबिलिटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पाल्पिटेशन, हेडेक, ये कॉमन सिम्टम है। और बच्चों में यदि वो मिट्टी खाते हैं, मड इन चिल्ड्रन, सॉरी बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, कीचड़ में खेलते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होंगी या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है वो वीक रहेगा, बोन मैरो में किसी भी तरीके से है जो प्रॉब्लम्स होगी, और विटामिन B12 की कमी होगी, कोबालमिन की कमी होगी, फॉलेट की कमी होगी, तो उसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन होगी। क्योंकि जो विटामिन B12 है, ये जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि इन्हीं की कमी हो जाएगी तो जो स्ट्रक्चर है आरबीसी का वो एबनॉर्मल रहेगा या फिर इमेच्योर आरबीसी बनाएगी जो बोन मैरो है हमारी। ये कंडीशन किस में आती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। इसमें भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक सिम्टम है ग्लोसाइटिस, मोस्ट कॉमन सिम्टम है, याद रखिए आप लोग। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कारण कभी कभी ऑप्टिक नर्व भी है जो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्वांटिटी ऑफ ब्लड है जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की वो क्या होगी, इनसफिशियंट होगी, कम होगी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की है जो जो बोन मैरो प्रोड्यूस करती है, फॉर्मेट करती है इन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को, क्या होंगी, इनसफिशियंट क्वांटिटी में ब्लड में रहेंगी। तो ये कंडीशन आएगी ये प्लास्टिक एनीमिया में, और इसके कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से रिलेट करता हुआ डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है हीमोग्लोबिन का, जिसमें आरबीसी है जो हार्ड रहेंगी, स्टिकी और शेप्ड लाइक अ फॉर्मर सिकल। इसका जो एक पॉइंट है याद रखिए आप लोग कि सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का शेप होता है वो किस तरीके का होता है, फॉर्मर सिकल टाइप का। नेक्स्ट सिकल सेल ट्रेट। ये सिकल सेल डेफिशिएंसी से डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो सिकल सेल डेफिशिएंसी के कारण है लाइफ के थोड़ा एंड में देखने को मिलता है, तुरंत ही देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। एक हीमोलाइटिक कंडीशन है जिसमें प्रॉपर हीमोग्लोबिन है जो फॉर्मेशन नहीं होगा, और होगा भी तो जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है हीमोग्लोबिन की वो अफेक्टेड रहेगी, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्लड लॉस एनीमिया। तो किसी भी तरीके की इंजरी हुई हो आपको, हेमरॉइड हो या फिर मेंसेस में हैवी ब्लीडिंग हुई हो, इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग हुई हो जिसके कारण आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हुई हो, तो वो आएगा ब्लड लॉस एनीमिया में। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो आएंगे पॉलीसाइथेमिया वेरा, जिसमें आरबीसी का नंबर क्या है, बढ़ जाएगा। ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। तो इसमें पर्पल कलर की स्किन, यदि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होगी तो मेन सिम्टम है इसमें आपकी बॉडी पहला कलर की देखने को मिलेगी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण। नेक्स्ट इसमें सिम्टम क्या रहेंगे, जनरल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होंगे इसके। वीकनेस, बहुत जल्दी थकावट होगी आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, मेलाइस, पैलर, और बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। स्पेसिफिक सिम्टम क्या रहेंगे, जिसके लिए आपको तुरंत और अर्जेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो है जॉइंटिस, आपकी जो आँखें हैं वो येलो कलर की देखने को मिलेंगी, एक्यूट ब्लीडिंग होगी गम से, नोज एनस पासिंग। तो यहाँ से इन कंडीशन में लंप इन एब्डोमेन, इन कंडीशन में आपके लिए क्या है, तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि जनरल स्पेसिफिक सिम्टम है तो आपके ठीक हो सकते हैं डाइट के थ्रू, बट इन कंडीशन में आपके लिए तुरंत रेफरल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेज कैसे कर सकते हैं आप, तो यदि आपके लिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आपकी जो डाइट है उसको आप अच्छे से लेके मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो पेरेंटल, कभी कभी आयरन और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करने की ज़रूरत पड़ती है एनीमिया की कंडीशन में।
तो यहाँ पर जेट ट्रैक टेक्निक यूज़ की जाती है यदि आपके लिए आयरन जो एडमिनिस्टर किया जा रहा है। तो जेट ट्रैक टेक्निक में जनरली IM रूट के थ्रू मेडिसिन दी जाती हैं, एलिमेंटल आयरन प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं। इन केस देखिए यहाँ पर यदि पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पर एनीमिया की कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा सीवियर कॉज है, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकती है जिसमें पेशेंट के लिए जान भी जा सकती है। तो आपके लिए एज अ CHO, एज अ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको ये सभी पॉइंट है जो याद रखनी। न्यूट्रिशनल एनीमिया के लिए है जो नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए क्या क्या दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीकोबालमिन और साइनोकोबालमिन इंजेक्टेबल दे सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू एवरी मंथ और विथ ओरल फॉलिक एसिड टैबलेट के थ्रू। एप्लास्टिक एनीमिया है तो पेशेंट को एजुकेट ही कर सकते हैं, इनमें इंजेक्शन को है जो अवॉइड करना होगा क्योंकि ब्लीडिंग इंसिडेंट्स इसमें बढ़ सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में आपको जो सिकल सेल डिसीज़ है उसका पैटर्न पता होना चाहिए और सिकल सेल ट्रेट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की कंडीशन, सभी सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में आपको एज अ CHO है जो यदि आप सब सेंटर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए, तो आपको उन पेशेंट्स के लिए रेफ़र करना होगा। नेक्स्ट है इसी में इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन ब्लड डिसऑर्डर। तो जो भी कंडीशन आप पढ़ते हैं तो आपको यदि आप जो भी कंडीशन ब्लड से रिलेटेड पढ़ते हैं तो आपके लिए उनके बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस कंडीशन से प्रॉब्लम मीन्स कॉज, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, आपकी क्या हेल्प हो सकती है, किस तरीके से आप इनकरेज कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए कि यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं मीन्स आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए एज अ काउंसलर रोल भी आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है UTI। तो UTI क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है मीन्स बॉडी सिम्टम्स भी शो कर सकती है और असिम्टोमेटिक भी। तो UTI किन किन केस में प्रेजेंट रहेगा, यदि सिस्टाइटिस की कंडीशन हो तो सिस्टाइटिस में क्या क्या होगा, टिपिकल सिम्टम है UTI का ये, जिसमें बर्निंग मिक्सचुरेशन, डिस्यूरिया और इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन और अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया मीन्स रात में टॉयलेट जाना, हेजिस्टेंसी, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, हेमेच्यूरिया, ये सभी प्रेजेंट हो सकते हैं और यूनिलेटरल और फ्लैंक पेन भी देखने को मिलेगा आपके लिए जनरली UTI की कंडीशन में। दूसरा पायलोनेफ्राइटिस, तो ये जनरली लो ग्रेड फीवर, यदि यहाँ पर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन रहेगा तो लो ग्रेड फीवर भी रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए पेन भी होगा, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है सीवियर केस में। और नेक्स्ट प्रोस्टाइटिस, से क्या कॉमन सिम्टम है UTI, सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस और प्रोस्टाइटिस। असिस्ट कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर 90% केस हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं मीन्स उनको उतना ज़्यादा है जो ठीक करने की उतना ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कभी कभी ठीक हो जाते हैं। बट इन केस कंडीशन ज़्यादा यदि लगता है कि डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप करवाना है, और कभी कभी UTI के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सभी हो सकती हैं UTI के थ्रू ही। तो यहाँ पर आपके लिए किस कंडीशन में क्या क्लिनिकल सिम्टम होंगे, पेशेंट किस तरीके का है मीन्स प्रेग्नेंट तो नहीं है, मेल है फीमेल है, सभी आपको पता होनी चाहिए, बच्चा बेबी तो नहीं है, सभी चीज़ें आपको। एक्यूट यूरिनरी सिम्टम्स क्या रहेंगे मीन्स तुरंत यदि आपको UTI 1-2 दिन पहले हुआ है तो क्या डिस्यूरिया, फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी मेन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। और इसके लिए ट्रीटमेंट ये बार बार एग्जाम में आपके लिए आता है कि यदि जो UTI है तो इसमें क्या कौन सी एंटीबायोटिक और क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो जनरली UTI है जो बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है, तो यहाँ पर जो एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप उसको दे सकते हैं और दूसरा है जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो वो होगा एंटीबायोटिक में देंगे आप कोट्रीमोक्सोल मेडिसिन है जो BD देंगे 5 दिन तक इसके लिए, नाइट्रोफ्लोरेटेन, ये भी जनरली सिस्टाइटिस जो एक मेन सिम्टम है इसी का UTI का, उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। दूसरा फ्लोरोक्विनोल, तो इसकी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन मेडिसिन हम देंगे। और जो फ्लोरोक्विनोल्स है ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, तो इसके जो फर्स्ट लाइन ड्रग है किसके लिए, पायलोनेफ्राइटिस कंडीशन होगी, सिस्टाइटिस की जैसे सिम्टम्स देखने को मिल लेते हैं देखने,
तब देंगे हम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। बट यदि यहाँ पर पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, उस कंडीशन में हम फ्लोरोक्यूनोस देंगे। और इन केस यदि कोई और मेडिसिन जो यूज़फुल नहीं हो रही हैं तो हम फिर पेनिसिलिन उस पेशेंट के लिए देंगे। यदि बच्चों में इन्फेक्शन होता है, बच्चों की बात की जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चाइल्ड, तो गर्ल्स में कंपैरिजन टू बॉयज़ के 6 to 8% गर्ल्स में और 1.5 to 2% है जो बॉयज़ में होने के चांसेस होते हैं यूटीआई, क्योंकि जो यूरेथ्रा की साइज है फीमेल में और गर्ल्स में लेस होती है कंपैरिजन टू बॉयज़ और मेल्स के, इसीलिए यूटीआई जनरली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये मॉडल आंसर को एक बार चेक करेंगे। तो मॉडल आंसर में सबसे पहले आपको यहाँ पर है कि आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है, क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पर आपको मॉडिफाइड नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए हार्ट डिसीज़ को लेके। सिम्टम्स क्या रहेंगे हार्ट अटैक के लिए वो आपको पता होने चाहिए। कॉमन ब्लड डिसऑर्डर, जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन बताया है वो कि कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर है। एनीमिया में भी है तो न्यूट्रिशनल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया है। सिम्टम्स क्या हैं, और आप यूटीआई यदि आपने पढ़ा है तो यूटीआई में क्या क्या सिम्टम्स आपने देखे हैं, कौन सी मेडिसिन देंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।